हेलो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पिछले बहस प्रश्न से। कभी कभार चर्चा में रहने वाला परमाफ्रॉस्ट शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शंस थे ए, एक प्रकार की मिट्टी जो उष्ण प्रदेशों में पाई जाती है। बी, स्थायी रूप से जमी हुई जमीन की एक परत। सी, मरुस्थल में पाई जाने वाली एक प्रकार की मिट्टी। या फिर डी, सर्दियों में जमे हुए जल निकाय। तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन बी, स्थायी रूप से जमी हुई जमीन की एक परत। एक हालिया अध्ययन ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि आर्कटिक में परमाफ्रॉस्ट के पिघलने से दशकों से दबा जहरीला कचरा बाहर आ सकता है। आपको बता दें कि परमाफ्रॉस्ट मिट्टी, तलछट या चट्टान की एक परत है जो लगातार कम से कम 2 वर्षों तक 0 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे रहती है। इसलिए विकल्प बी सही है। ये मुख्य रूप से आर्कटिक और अंटार्कटिक जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है, लेकिन ये उच्च ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में भी हो सकता है। जलवायु परिवर्तन के कारण परमाफ्रॉस्ट के पिघलने के गंभीर पर्यावरणीय परिणाम हो सकते हैं, जैसे कि भूमि का धंसना, ग्रीन हाउस गैसों का निकलना आदि। आपको बताते चलें कि परमाफ्रॉस्ट पर निर्मित अवसंरचना जैसे कि सड़कें, इमारतें और पाइपलाइनें आदि अति संवेदनशील होती हैं। चलिए अब आज के सेशन का पहला सवाल। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह हर साल 15 मई को मनाया जाता है। और दूसरा कथन, इस वर्ष इसकी थीम जनसांख्यिकीय रुझान और परिवार है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हर साल 15 मई को मनाया जाता है, इसलिए कथन एक सही है। 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव के बाद इस दिन को मनाने का निर्णय लिया था। ये दिन परिवारों से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने और परिवारों को प्रभावित करने वाली सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय प्रक्रियाओं के ज्ञान को बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। इस वर्ष इसकी थीम जनसांख्यिकीय रुझान और परिवार रही, इसलिए कथन 2 सही है। तो इस प्रकार विकल्प सी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा अभ्यास जल राहत क्या है? भारत फ्रांस नौसेना अभ्यास, भारतीय सेना और भारतीय नौसेना का संयुक्त अभ्यास, भारतीय तटरक्षक अभ्यास, या फिर भारतीय सेना बाढ़ राहत अभ्यास। तो जवाब होगा ऑप्शन डी, भारतीय सेना बाढ़ राहत अभ्यास। हाल ही में भारतीय सेना की गजराज कोर ने एक संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास जल राहत का आयोजन किया, इसलिए विकल्प डी सही है। यह अभ्यास असम में मानस नदी पर निर्मित हगरामा ब्रिज पर आयोजित हुआ। इस अभ्यास का उद्देश्य बाढ़ राहत कार्यों में शामिल कई एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाना था। इसमें भारतीय सेना के साथ सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एसडीआरएफ, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी डीडीएमए और पुलिस प्रतिनिधियों सहित विभिन्न संगठनों की भागीदारी देखी गई। यह अभ्यास बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तैयारियों के समन्वय और बचाव मिशन के संचालन पर केंद्रित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल जीवन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसका उद्देश्य 2024 तक भारत के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को हाउस टैप कनेक्शन प्रदान करना है। और दूसरा कथन, इसका लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति न्यूनतम 65 लीटर पानी की आपूर्ति करना है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। हाल ही में जल जीवन मिशन ने 12 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल से जलापूर्ति प्रदान करने की उपलब्धि हासिल की है। आपको बता दें कि जल जीवन मिशन की घोषणा वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर को फंक्शनल हाउस टैप कनेक्शन यानी FHTC प्रदान करना है, इसलिए कथन एक सही है। वहीं इस मिशन का लक्ष्य 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 55 लीटर पानी की आपूर्ति करना है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। गोवा, तेलंगाना, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, पुदुचेरी, दमन, दीव और दादरा एवं नगर हवेली और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जैसे राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों ने 100% कवरेज हासिल कर लिया है। इस प्रकार विकल्प ए सही है। अगला सवाल, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और 2, उच्चतम न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अपने पद पर बना रहता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की 2 रिक्तियों को भरने के लिए सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपी हैं। आपको बता दें कि भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत की जाती है, इसलिए कथन एक सही है। जब भी सर्वोच्च न्यायालय में कोई रिक्ति होने की उम्मीद होती है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश एक प्रस्ताव के जरिए रिक्ति को भरने के लिए केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री को अपनी सिफारिशें भेजते हैं। अनुच्छेद 124 के अनुसार उच्चतम न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अपने पद पर बना रहेगा, इसलिए कथन 2 सही है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर पद से हटाया जा सकता है, इसलिए विकल्प सी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चित वर्ल्ड कॉइन शब्द किससे संबंधित है? एक, क्रिप्टो करेंसी,
चीन का विदेशी मुद्रा एक्सचेंज, एक बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी निगम या फिर जापान की डिजिटल मुद्रा? आंसर होगा ऑप्शन ए क्रिप्टो करेंसी। हाल ही में सामने आई खबर के मुताबिक ओपन एआई कंपनी के सीईओ सैम अल्टमैन वर्ल्ड कॉइन के लिए $100 मिलियन की फंडिंग जुटा रहे हैं। आपको बता दें कि वर्ल्ड कॉइन एक अनूठी क्रिप्टो करेंसी है जिसमें लोगों की आंखों की पुतलियों को स्कैन करना शामिल है, इसलिए विकल्प ए सही है। ये एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट है जिसका उद्देश्य सभी के लिए एक वैश्विक पहचान और वित्तीय नेटवर्क बनाना है। ये एक ऑर्ब नामक उपकरण का उपयोग करता है जो लोगों की आंखों की पुतलियों को ये साबित करने के लिए स्कैन करता है कि वे अद्वितीय एवं मानवीय हैं। फिर ये उन्हें वर्ल्ड कॉइन टोकन के साथ पुरस्कृत करता है। इसके लिए एक वर्ल्ड ऐप भी विकसित किया गया है जो वर्ल्ड कॉइन और अन्य डिजिटल संपत्तियों का उपयोग करके भुगतान, खरीद और हस्तांतरण को सक्षम बनाता है। अगला सवाल, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन या नाविक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा विकसित किया गया है। और दूसरा कथन, इसका उपयोग भारत में सार्वजनिक वाहन ट्रैकिंग में किया जा रहा है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो? तो जवाब होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने घोषणा की कि वो एक नौवहन उपग्रह लॉन्च करने जा रहा है। दरअसल इसरो 7 उपग्रह नेविगेशन समूह यानी नाविक को आगे बढ़ाने के लिए NVS-01 उपग्रह लॉन्च करेगा। NVS-01 उपग्रह IRNSS-1G का स्थान लेगा, जिससे ये प्रणाली अपनी संचार और संदेश क्षमताओं को बनाए रखेगी। आपको बता दें कि भारत विश्व के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिनके पास स्वयं की नेविगेशन प्रणाली मौजूद है। भारत ने अपनी नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन यानी नाविक प्रणाली विकसित की है। नाविक इसरो द्वारा विकसित एक स्वतंत्र स्टैंड अलोन नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है, इसलिए कथन एक सही है। वर्तमान में नाविक का उपयोग सीमित है। इसका उपयोग भारत में सार्वजनिक वाहन ट्रैकिंग करने, गहरे समुद्र में जाने वाले मछुआरों को आपातकालीन चेतावनी अलर्ट प्रदान करने और प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए किया जा रहा है, इसलिए कथन 2 सही है। ये पूरे भारत के भूभाग और इसकी सीमाओं से 1500 किलोमीटर यानी 930 मील तक फैला हुआ है। इस प्रकार विकल्प सी सही है। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में समाचारों में देखा गया शब्द पालघाट गैप क्या है? ए. उत्तराखंड में फूलों की घाटी में एक संकीर्ण मार्ग, बी. हिमालय में एक पहाड़ी दर्रा, सी. पश्चिमी घाट में एक दर्रा, या फिर डी. नामचा बरवा चोटी में एक खाई? तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट में एक दर्रा। हाल ही में संरक्षण के प्रयासों को लेकर पालघाट गैप या पलक्कड़ गैप खबरों में देखा गया था। आपको बता दें कि पालघाट गैप पश्चिमी घाट में लगभग 40 किलोमीटर चौड़ा एक पहाड़ी दर्रा है जो अपनी खड़ी पहाड़ियों के लिए जाना जाता है, इसलिए विकल्प सी सही है। ये केरल के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है और इसे अक्सर पश्चिमी घाट में एक महत्वपूर्ण विच्छेदन के रूप में जाना जाता है। भरथप्पुजा नदी इसके माध्यम से बहती है। पश्चिमी घाट के उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के विपरीत पालघाट गैप में वनस्पति को शुष्क सदाबहार वन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये एक भूवैज्ञानिक अपरूपण क्षेत्र है जो पूर्व से पश्चिम की ओर चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 215 में इस आयोग के गठन का प्रावधान है। और 2. इसके अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2। हाल ही में शिक्षाविद मनोज सोनी ने संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में शपथ ली। आपको बता दें कि संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी भारत में एक केंद्रीय भर्ती एजेंसी है। ये एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के मुताबिक संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा, इसलिए कथन एक सही नहीं है। इसके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, इसलिए कथन 2 सही है। भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 के तहत इसकी संरचना, इसके सदस्यों की नियुक्ति एवं पदमुक्ति और इसकी शक्तियों तथा कार्यों के बारे में प्रावधान किए गए हैं। इस प्रकार विकल्प बी सही है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन मानसून में देरी का कारण हो सकते हैं? 1. मैडन जूलियन ऑसिलेशन, 2. एल नीनो, 3. पश्चिमी विक्षोभ और 4. चक्रवात। यहाँ दिए गए कोड का इस्तेमाल करके आपको सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन है ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 1, 2 और 4, सी केवल 3 और 4, या फिर डी 1, 2, 3 और 4। तो सही जवाब है ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। हाल ही में भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने सूचित किया है कि इस वर्ष केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत सामान्य तिथि की तुलना में थोड़ी देरी से होने की संभावना है। मानसून में देरी कई कारणों से हो सकती है, जिनमें शामिल है मैडन जूलियन ऑसिलेशन, एल नीनो, पश्चिमी विक्षोभ, चक्रवात निर्माण आदि, इसलिए विकल्प डी सही है। आपको बता दें कि मैडन जूलियन ऑसिलेशन या MJO को भूमध्य रेखा के पास बादलों, वर्षा, हवाओं और दबाव के पूर्व की ओर बढ़ने वाले पल्स के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो आमतौर पर हर 30 से 60 दिनों में होता है। जब ये मानसून के मौसम में हिंद महासागर के ऊपर होता है तो ये भारतीय उपमहाद्वीप में अच्छी वर्षा लाता है।
वहीं दूसरी ओर जब ये प्रशांत महासागर के ऊपर रहता है तो भारतीय मानसून को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। एल नीनो दक्षिण अमेरिका में पेरू के तट पर प्रशांत महासागर के समुद्र की सतह के तापमान का असामान्य रूप से गर्म होना है। ये भारत में कम वर्षा और मानसून की शुरुआत में देरी का एक कारण बनता है। पश्चिमी विक्षोभ चक्रवाती तूफानों की एक श्रृंखला है जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होती है। ये उत्तर पश्चिम भारत में शीत ऋतु में वर्षा के लिए उत्तरदायी है। हालांकि कभी कभार ये भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून में देरी का कारण बनती है। मानसून के मौसम में चक्रवात का बनना जमीन और समुद्र के बीच तापमान के अंतर में कमी का संकेत देता है। इससे मानसूनी हवाएं आगे नहीं बढ़ती और इस तरह मानसून प्रभावित होता है। चलिए अब नोट कर लीजिए अभ्यास प्रश्न। हाल ही में खबरों में रहा मातरबाड़ी बंदरगाह किस देश में स्थित है? ऑप्शन है ए भारत, बी श्रीलंका, सी बांग्लादेश या फिर डी म्यांमार। तो सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।